कभी किसी ने ये सोचा कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? मैथ्स, साइंस पढ़ना? नहीं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये है कि दुनियादारी को समझना। अब दुनियादारी दुनियादारी में कौन रहते हैं? दुनियादारी में आपको ऑफ कोर्स लोग रहते हैं। अब ये लोग कहाँ रहते हैं? हमारी सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रहने वाले ये जो 4 लोग होते हैं, हम कुछ भी कहें, सही या गलत या कुछ भी करें, सही या गलत, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है। अब इन लोगों की बातें सुन सुन के कि लोग क्या कहेंगे, हमारे कान आगे ही पक चुके हैं। और दुनिया को समझाते समझाते, इन द सेंस सोसाइटी को समझाते समझाते हम थक चुके हैं। सोसाइटी ने तो हमें नहीं समझा, बट अब हम क्या करेंगे? अब हम सोसाइटी को समझने वाले हैं। ठीक है। सोसाइटी को समझना, सोसाइटी को पढ़ना, ये सब अंडर आता है सोशियोलॉजी के। राइट। अगर आपने क्लास 11th में आर्ट्स लिया है तो सोशियोलॉजी एक आपका कोर सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ कन्वी हंस और आज आप पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है। ये आपका आता है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। स्पेलिंग तो ठीक है ना सोशियोलॉजी के? बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी। ठीक है। एक मेडिकल स्टूडेंट आपको पढ़ाएगा सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में। बिकॉज मैं खुद तंग आ गई हूँ सोसाइटी से कि 4 लोग क्या कहेंगे, और आज हम इन 4 लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जहाँ पे हम इन 4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो देखो, जो ये चैप्टर है इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। पहला टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का, जहाँ पे हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका जो आधे से ज़्यादा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एंड इन 3 टॉपिक से ही आपको डिफरेंट वेज में क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है। ये जनरली वन शॉट रहेगा, हम इसमें इतना ज़्यादा स्टफ नहीं देखेंगे, बट आपको नोट्स जो है वो PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज JK बोस एजुकेशन कन्वी हंस पे मिल जाएंगे। ठीक है। सो नोट्स के लिए स्ट्रेस नहीं होना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सोशियोलॉजी क्या है। मैंने पहले भी कहा, सोशियोलॉजी जो है, हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सोसाइटी। राइट। हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो सोसाइटी के पैटर्न्स हैं, ठीक है, हम इसमें वो पढ़ते हैं। हम बेसिकली समझते हैं कि एक ह्यूमन जो है वो सोसाइटी में कैसा बिहेव करता है। ठीक है। अल्टीमेटली अगर आपको डेफिनेशन या इसका मीनिंग पूछा जाएगा सोशियोलॉजी का, तो आप क्या लिखेंगे? सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच पर्टिकुलरली इट परफॉर्म्स इन द सोसाइटी। यहाँ पे आप लिखेंगे विच पर्टिकुलरली इट perform in the society, and sociology also means that how people live together and interact with each other in a society. ठीक है। अल्टीमेटली सोशियोलॉजी का यही है कि मतलब सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे एक ह्यूमन, एक इंसान बिहेव करता है विद इन अ सोसाइटी में। एंड हम सोशियोलॉजी में ये भी पढ़ते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो ग्रुप्स में कैसे रह रहा है। ठीक है। अगर आप सोशियोलॉजी के वर्ड को देखो, ठीक है, सोशियोलॉजी के अगर आप वर्ड को देखो, एक आ रहा है सोशो, ठीक है, ठीक है, एक आ रहा है लॉगी। ठीक है। अब जो सोशियोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिली है। एक जो है लैटिन वर्ड जो कि है सोशियस, जिसका मीनिंग होता है कंपेनियन, या सोसाइटी। एंड लोगस जो है बहुत कॉमन है, जो कि ग्रीक वर्ड है, हर जगह यूज आता है। लोगो मतलब स्टडी। अल्टीमेटली जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या आ जाती है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है।
अब जो ये सोशियोलॉजी टर्म है, दिस सोशियोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, अगस्ट कॉम्ट ने दी थी, इट वाज गिवन बाय अगस्ट कॉम्ट ने दी थी। ये भी एक हमारे समाज के थिंकर रहे हैं, थिंकर इन द सेंस एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी बनाई, जिन्होंने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, जिनको लगा कि हाँ भाई सोसाइटी के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि इसके पैटर्न्स कैसे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी डेफिनेशंस की, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें आप ठीक है, उसमें आप 2-3 डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। सबसे पहले आप अगस्ट कॉम्ट की ही करेंगे, जिसमें लिखा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। जो डेफिनेशन आप करेंगे मैक्स वेबर की, जिसमें आप बताएंगे कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, ओके। एंड लास्टली आप एक और डेफिनेशन करेंगे जिसमें आप कौन सी कर सकते हैं, इमाइल डर्किंग की, जिसमें आप बताएंगे सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। बच्चे ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये चेंज, अगर आप नरेंद्रा के गाइड में देखेंगे तो दीज आर स्लाइटली चेंज एंड थोड़ी बड़ी बड़ी दी हैं, बट मैंने जो है ये परप्लेक्सिटी से या को पायलट से निकाली है, सो ये मेरे को शॉर्ट में पढ़ी है। आपको जो ठीक लगता है वही करो, ठीक है। तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज particularly seen in the society, जो वो परफॉर्म करता है सोसाइटी में। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सोसाइटी वर्क्स। और ये हमें सोशियोलॉजी जो है हमें इसमें भी हेल्पफुल, मतलब जो हमारी सोशियोलॉजी है अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें सोसाइटी के पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखें सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में जितना भी पढ़ोगे तो ख़त्म नहीं होगा। सोशियोलॉजी लोगों को, जो थिंकर्स थे बेसिकली, जो थिंकर्स थे उनको क्यों लगा कि सोशियोलॉजी जो सोसाइटी है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी में जो है, जो थिंकर्स हैं वो ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ क्या स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि पैटर्न्स विच आर सीन इन अ सोसाइटी, ठीक है। ना उसको ठीक करने की बात करते हैं, ना ही सही और गलत की बात करते हैं, वो देखते हैं कि इस सोसाइटी के पैटर्न्स कैसे हैं, कि इस सोसाइटी में सर्वाइव कैसे किया जाए एंड इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। जो हो रहा है उसको सही और गलत में जजमेंट नहीं देते हैं, बस ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो उसी के बेसिस पे जब थिंकर्स और जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे जिनको लगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो बिलीव्स हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई करके उसको ठीक करने में कन्वर्ट किया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है। मैंने यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज साइंटिफिक इसलिए क्योंकि थिंकर्स ने ये किया था कि जो आपकी रिलीजियस बिलीव्स हैं, ठीक है, रिलीजियस नॉर्म्स हैं, उनको छोड़ के किसकी तरफ उन्होंने मूव ऑन किया था, उन्होंने मूव ऑन किया था टू लॉजिकल थिंकिंग, की प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है, ना कि रिलीजियस बिलीफ क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सोशियोलॉजी है बेसिकली, सोशियोलॉजी ने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है एक सोसाइटी में, वो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ सकती है। नहीं तो अगर हम रिलीजियस बिलीफ के ट्रैप में ही फंसे रहेंगे तो जो हमारी डेवलपमेंट है वो तो पीछे ही छूट जाएगी, ठीक है। सो ये मकसद था हमारी सोशियोलॉजी का, जहाँ पे उन सोशियोलॉजिस्ट को लगा कि रिलीजियस बिलीफ को छोड़ के प्रैक्टिकल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग पे हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ठीक है। और सोशियोलॉजी सिर्फ कहने को ही नहीं है, साइंस ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, बट पर्टिकुलर यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी है ये भी एक तरह की साइंस है, बिकॉज जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसमें एक्यूरेसी है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसी केस में सोशियोलॉजी में भी होती है, बिकॉज सोशियोलॉजी में भी थीसिस दी हैं, थ्योरीज दी गई हैं। सो सोशियोलॉजी जो है एज कम्पेयर टू साइंस इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये सारा था आपके फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया। अब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी कैसी है, सोशियोलॉजी का नेचर क्या है। तो सोशियोलॉजी इज बेसिकली साइंस, ठीक है, साइंस है, बट कौन सी साइंस है? साइंस है बट सोशल साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस का ये मतलब नहीं कि इट इज़ SST, जब मैंने पढ़ा था मेरे को भी ऐसे लगा। सोशल साइंस मतलब कि इंसान जो है वी आर ए सोशल एनिमल, ठीक है, तो इंसान के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, सोशल साइंस बोला, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में हम इसके सेवरल पॉइंट्स देखेंगे, जहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशियोलॉजी जो हमारी है इससे सोशल साइंस, ठीक है, हमारे पास क्या है, सोशल साइंस माना जाता है। किसको? सोशियोलॉजी को, ठीक है। सोशियोलॉजी को क्या माना जाता है? सोशल साइंस, ठीक है। क्यों माना जाता है? बिकॉज ये ह्यूमन का बिहेवियर जस्टिफाई करती है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ती है इन सोसाइटी, इन सोसाइटी में, ठीक है। तो इट नेचर एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी वर्क एज अ साइंस। अब इसके नेचर ऑफ सोशियोलॉजी से हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड इसका नेचर एक्सप्लेन भी करता है कि हाउ सोशियोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है, या हाउ सोशियोलॉजी वर्क एज अ साइंस। सोशियोलॉजी साइंस की तरह कैसे काम करती है। मैंने आपको थोड़ा ऐसे जर्नल में बताया कि जैसे साइंस में एक्यूरेसी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड साइंस में बेसिकली क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। वो सब चीज़ें सोशियोलॉजी में भी देखी जाती है। तो इसके नेचर के थ्रू हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि सोशियोलॉजी साइंस कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, जो मैंने यहाँ पे बोला, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, ठीक है। वो क्यों है? बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन करती है इन अ सोसाइटी, कि वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके ग्रुप्स कैसे हैं, एंड उसके रिलेशनशिप कैसे हैं विद द अदर पीपल, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है, उतारने की जरूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी क्या है, इज कैटेगरिकल, नॉट नॉर्मेटिव। कैटेगरिकल नॉट नॉर्मेटिव मतलब क्या है? जैसे मैंने पिछली जो कहानी सुनाई उसमें मैंने बोला था कि इट टेल्स अस व्हाट सोसाइटी इज। ये हमें बताती है कि सोसाइटी क्या है, ना कि ये नहीं बताती कि इसको कैसा होना चाहिए, ठीक है। इट टेल्स अस व्हाट सोसाइटी इज, नॉट व्हाट इट शुड बी, ठीक है। इट डजंट गिव मॉरल जजमेंट नहीं देती है, सिर्फ उसको पढ़ती है, एंड अल्टीमेटली ये उसको सुधार भी करती है, बट जो हो रहा है उसके पैटर्न्स को समझती है, ठीक है। उसके पैटर्न्स को समझती है, उसके पैटर्न को स्टडी करती है, दैट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, जो सोशियोलॉजी है, इसको क्यों लिखूं, इज अ प्योर साइंस, इज अ प्योर साइंस। अब इट इज़ अ प्योर साइंस कैसे? बिकॉज इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम इज टू गेन नॉलेज अबाउट सोसाइटी, नॉट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको हमने प्योर साइंस क्यों कहा? बिकॉज इसका मेन एम क्या होता है, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, आपका मेन एम क्या है कि आपको सोसाइटी के बारे में नॉलेज मिले, ठीक है, ना कि ये है कि आप सीधे डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं। पर उसकी नॉलेज होगी, सो देन आप जो है प्रॉब्लम इनडायरेक्टली आप सॉल्व करोगे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा, फोर्थ आता है, सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट। अब सोशियोलॉजी जो है एक्ट एज ए एब्स्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसमें क्या होता है, इट स्टडीज जर्नल पैटर्न ऑफ ए सोसाइटी। एब्स्ट्रैक्ट इसमें होता है कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जर्नल पैटर्न्स जो हो रहे हैं एक सोसाइटी में, नॉट अ स्पेसिफिक इवेंट। हम सोसाइटी में होने वाले जितने भी पैटर्न्स हैं उन सबको पढ़ते हैं,
ठीक है, कोई एक जर्नल इवेंट तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सोसाइटी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है सोसाइटी छोटी तो नहीं है, बहुत वास्ट होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जर्नल पैटर्न्स पढ़ते हैं, ना कि एक इवेंट को लेके हम जस्टिफाई करते हैं, कोई अपना जजमेंट या अपनी थ्योरी पास ऑन कर देते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इट स्टडीज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। आगे आप पढ़ेंगे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप्स आपके सोशियोलॉजी में बताए हैं, शायद वो अगले चैप्टर में है, जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे कि मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन में ही आती है आपकी सोशियोलॉजी में। तो क्या होता है, सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें हम मैरिज के बारे में नहीं पढ़ते हैं पर्टिकुलरली, हम मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है, इट इज एम्पेरिकल एंड रेशनल। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल एंड रेशनल है। अब इसका क्या मतलब, क्योंकि एम्पेरिकल एंड रेशनल का मतलब होता है, रेशनल मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल और रीजनिंग, ठीक है। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि सोशियोलॉजी में जो क्या है, साइंस की तरह ही इसमें ऑब्जर्वेशन होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है। सो अल्टीमेटली सोशियोलॉजी क्या है, एम्पेरिकल एंड रेशनल है, विच मीन्स एम्पेरिकल का मतलब होता है इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है, एंड रेशनल मतलब इसमें रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग भी होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्या है, इट डजंट टेक साइड और जज पीपल। सोशियोलॉजी न्यूट्रल है, ना ही ये जज करती है, ना ही किसी की साइड लेती है। ये था आपके नेचर के बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक आपका कवर हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्या है, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी मतलब कि सोशियोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, या लोगों ने कैसे सोचा कि मतलब हमें सोसाइटी के बारे कैसे सोचा कि हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस पे वो कवर करेंगे, ठीक है। वाले हैं एमर्जेंस के बारे में, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में 3 पोर्शन आते हैं, जिसमें हम एनलाइटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये रेवोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मोटा मोटा हम देखते हैं कि इमर्जेंस क्या होता है, एंड एनलाइटमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बेसिकली इमर्जेंस का क्या मतलब होता है, इमर्जेंस का मतलब होता है कि कैसे, हाउ एंड वाई। हाउ, इमर्जेंस का मतलब क्या होता है, हाउ एंड वाई। जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह आया, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह उभरा, ठीक है। इसकी क्या नीड थी, हम इमर्जेंस में ये पढ़ते हैं, ठीक है। द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी रेफर्स टू हाउ एंड व्हाई सोशियोलॉजी डेवलप एज अ सेपरेट एंड न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। इन द ईयर, कब हुआ था ये इमर्जेंस, इन द ईयर 18th एंड 19th सेंचुरी में, ठीक है। 18th और 19th सेंचुरी में। इमर्जेंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजिकल नहीं, हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ते हैं। इसमें आ रही है बॉटनी मेरी, सॉरी ज़ूलॉजी। हिस्टोरिकल इवेंट्स हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, सोशल चेंजेस के बारे में जिसकी मदद से क्या हुआ, लेड टू द बर्थ ऑफ, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ था। सोशियोलॉजी क्यों आई, बिकॉज सोसाइटी जो है बहुत ही फास्टली डेवलप कर रही थी, एंड उस टाइम पे लोगों को लगा, अब लोग कौन थे, वो थिंकर्स थे, वो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनको लगा कि अब हमें सोसाइटी को लॉजिकली सोचना चाहिए, ना कि रिलीजियसली, ठीक है।
ये था हमारे इमर्जेंस में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इमर्जेंस ऑफ, आपको क्वेश्चन आएंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी उसमें भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा ही था। ठीक है, बट इस केस में क्या करेंगे हम कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम ले जाएंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें सोशियोलॉजी पढ़ने की नीड हुई, सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बात करने वाले हैं एनलाइटमेंट की। ठीक है, एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि लाइटनेस। अब लाइटनेस इसमें, अरे यार चुप बैठो, लाइटनेस का मतलब होता है टू गेन नॉलेज गेन करना ओवर डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस का मतलब होता है जो कि इलिटरेट चीजें हो गई, या हो गया ओल्ड बिलीफ। ठीक है, या हो गया ओल्ड बिलीफ। ठीक है, ओल्ड बिलीफमेंट का मतलब है कि लाइटनेस एंड डार्कनेस, अगर हम एनलाइटमेंट को लाइटनेस एंड डार्कनेस से कंपेयर करें, लाइटनेस का मतलब होता है टू गेन नॉलेज ओवर डार्कनेस, जो कि मतलब ओल्ड बिलीफ। ठीक है, ओल्ड बिलीफ होगी जो स्पिरिचुअल थिंकिंग होती है, जो रिलीजियस थिंकिंग होती है, धर्म जाति वगैरह। ये एनलाइटमेंट का मतलब है कि एक ऐसी मूवमेंट जो कि इंटेलेक्चुअल थिंकर्स और फिलोसफिकल मूवमेंट मानी जाती है। ठीक है, जो हमारी एनलाइटमेंट है ये एक इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल, ठीक है, मान जाती है। अब ये जो हमारी मूवमेंट हुई थी, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ये हुई थी, आपको ये याद रखना है कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जो मैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की बात कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुई थी इन द ईयर 17 to 18 सेंचुरी के अराउंड हुई थी। ठीक है, 17 to 18 सेंचुरी के अराउंड हुई थी, जहाँ पे, अब देखो मूवमेंट जो है सोशियोलॉजिस्ट या थिंकर के द्वारा ही होगी, कोई नॉर्मल इंसान के द्वारा तो होगी नहीं, बिकॉज नॉर्मल इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ता जो भी हो, है ना। अब देखो इसमें क्या था, इसमें था ये क्यों हुई थी, ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुई थी बिकॉज इसमें रीजनिंग आई थी, इसमें रीजंस आए थे। ठीक है, इसमें साइंस आई थी, साइंस, इक्वलिटी की बातें की गई थी। ठीक है, इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना हक को क्या बोलते हैं, हक को क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमन राइट्स। हाँ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात आई थी। अब जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हुई, जैसे रीजन, साइंस, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स, या ब्लाइंड फेथ एंड अनजस्ट ट्रेडिशन को अपोज करने के लिए ये मूवमेंट आई थी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में ये हुआ था इन द 17-18 सेंचुरी, जिसकी वजह से एनलाइटमेंट आई थी। ठीक है, एनलाइटमेंट फेज आया था विच इज नथिंग बट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विच वाज परफॉर्म्ड इन 17 to 18 सेंचुरी, जिसमें रीजनिंग थी, रीजनिंग मैंने बताया ना नीचे सोशियोलॉजी, रीजनिंग थी, साइंस थी, इक्वालिटी थी, इक्वालिटी की बातें की गई थी, ह्यूमन राइट्स की बातें की गई थी कि सोसाइटी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एनलाइटमेंट वाज नथिंग बट अ पीरियड व्हेन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली, एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे लोग जो हैं अपने दिमाग से सोचने लगे, रीजनिंग लगाने लगे, और जो ब्लाइंड फेथ से उसको जो थे क्वेश्चन करने लगे कि व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, ऐसा क्यों है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनलाइटमेंट, कि लोगों को नॉलेज आने लगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं, वो क्या है, गलत हो रही हैं। ठीक है, अब ये एनलाइटमेंट का आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहला आइडिया आया कि इंसानों में, लोगों में, अब इसके पॉइंट्स कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आया कि रेशनल थिंकिंग आ गई। रेशनल थिंकिंग नेचर में पढ़ा था ना कि इट इज रेशनल एंड एम्पेरिकल। रेशनल थिंकिंग का मतलब है कि जो थिंकर्स हैं बिलीव दैट ह्यूमन रीजन कैन सॉल्व सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट इंसानियत, या आप कह सकते हैं अपने दिमाग से लिया हुआ, लॉजिकली होना चाहिए। अब जो है सेकंड आ गया कि हमें जो है साइंटिफिक अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है,
इसमें क्या था, जो इसमें क्या साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, एनकरेज इसमें ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब नेचुरल राइट्स क्या था, एवरी ह्यूमन हैव सर्टेन राइट्स बाय बर्थ। अब एनलाइटमेंट आई थी कि इसमें हमने बात की ना कि ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो इसमें बोला गया है कि हर एक इंसान के पास कुछ बर्थ राइट होने चाहिए, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का हक तो सबको है, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी सबको है, ठीक है। गवर्नमेंट बस मस्ट प्रोटेक्ट दिस राइट, और गवर्नमेंट को इसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम एंड इक्वलिटी, आज़ादी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद का अस्तित्व होना चाहिए, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। 3-4 पॉइंट बताए, ये नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इमर्जेंस हो गया हमारा, एनलाइटमेंट हो गया, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। एट लास्ट हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज सीन इन द ईयर 1750 में देखा गया था। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था, एक ऐसा मेजर पीरियड था जिसमें चेंजेस हुए। चेंजेस कौन कौन से, इंडस्ट्रीज हैं, हमें पता है इंडस्ट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, पैसा, उसे लिंक करती है। तो मेजर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेडिशनल है, नहीं भाई टेक्नोलॉजिकल है, क्या लिखा मैंने, ट्रेडिशनल बोल के, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल समझ लियो, ठीक है। मेजर पीरियड है इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस का, जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी इंग्लैंड में इन द ईयर 1750 एंड लेटर ऑन ये स्प्रेड हो गया था यूरोप एंड अमेरिका में भी, ठीक है। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ था कि इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रीज में कैसे, पहले जो पुराना जैसे हैंडमेड वर्क होता था या मैनुअल वर्क होता था, होम बेस्ड जो गुड्स होते थे वो मशीन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जो छोटे छोटे है ना, जो प्रोडक्शन होने लगी वो लार्ज स्केल पे होने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो सेटल अप हो गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है। इट शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल होम बेस्ड वर्क टू फैक्ट्री बेस्ड मशीन प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड इन दिस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ था, ठीक है। अब इट वाज, मैं थोड़ा ऐसे ओवरव्यू दे देती हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इन अ वेरी सिंपल एंड क्रिस्प लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या हुए थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसमें यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजिकल भी लिखा था, जो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ वही। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आए थे। ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये आए थे, मशीन का इन्वेंशन होने लगा था उस टाइम पे, ठीक है। मशीन्स बनने लगी थी, जैसे स्पिनिंग मशीन हो गई, इंजन हो गए, ठीक है, पावर लूम हो गए, इन सब चीज़ों का निर्माण होने लगा था, ठीक है। दिस इन्वेंशन इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब आपको पता मशीन जो है कितनी प्रोडक्शन करती है एक टाइम में, और इसकी स्पीड एंड एफिशिएंसी भी कितनी ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन जो लोग हैं वो क्या हो गए, बेरोजगार, जो आज का यूथ है। हाँ, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, अब देखो मशीन है, घरों में तो नहीं चल सकती, फैक्ट्रीज का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ, वर्क मूव फ्रॉम स्मॉल होम्स, छोटे घरों से एक बड़े इंडस्ट्रियल लार्ज फैक्ट्री में आया, ठीक है। पीपल बिगन वर्किंग फॉर वेग अंडर फैक्ट्री ओनर, ठीक है। फैक्ट्री ओनर के अंडर लोग काम करने लगे, मजदूरी करने लगे, ठीक है। अब है कि अगर आपके देखो फैक्ट्रीज बन रही हैं, मतलब इन्वेंशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो अर्बनाइजेशन भी आएगी ना, ठीक है। अब इसमें क्या था, 1000 माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो जैसे हाँ फैक्ट्रीज जो है रूरल एरिया में कहीं बनेगी, अर्बन एरिया में फैक्ट्रीज का निर्माण होगा और लोग जो है काम की तलाश में माइग्रेशन होने लगा रूरल एरिया से टू अर्बन एरिया, ठीक है। चेंजेस इन द इकोनॉमिक, बट अब जो है जो इकोनॉमिक प्रोवाइड कर रहा था वो थी इंडस्ट्री, ठीक है। हाई इकोनॉमिक वैल्यू जो थी वो इसकी इंडस्ट्रीज की हो गई थी, ठीक है। अ न्यू क्लास स्ट्रक्चर डेवलप्ड, अब सोशल चेंजेस भी आए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ सोशल चेंजेस भी आएंगे। इसमें क्या था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट,
मतलब फैक्ट्री ओनर। इसमें दो आ गए, कुछ न्यू क्लासेस बनी जिसमें एक था, लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसमें दो क्लासेस का निर्माण हुआ, दो क्लासेस का निर्माण हुआ। जो सबसे पहला था वो था इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है, और दूसरा था वर्किंग क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास, ठीक है। हार्श वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, माना हुआ, फैक्ट्रीज आई, इसमें एक जो थे जो ओनर थे, ठीक है, जो फैक्ट्री के ओनर थे, दो क्लासेस बनी, फैक्ट्री के ओनर एंड दूसरी जो बनी हमारी वर्किंग क्लास बनी, जैसे लेबर्स वगैरह, ठीक है। अब जो लेबर्स थे उनको हार्श वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती थी, चाइल्ड लेबर होता था उन पे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट लेकिन जो इनकम थी वो बहुत कम, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी सोसाइटी में, वो कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक तो बड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ भी इंक्रीज हुई, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया लाइक इंडिविजुअलिज्म एंड प्रोग्रेस, ठीक है। इंडस्ट्री में इंडिविजुअलिज्म अस्तित्व मेंटेन हुआ, है, होता है फैक्ट्रीज में इंडिविजुअलिज्म मेंटेन होता है, एंड प्रोग्रेस भी हुई, ठीक है। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसकी प्रोग्रेस भी हुई है। नीड टू स्टडी दीज रैपिड चेंजेस लेड टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने कहा था ना, अल्टीमेटली हमने यही बताना है कि इन सब चीज़ों की वजह से सोशियोलॉजी का कैसे बर्थ हो, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, अब ये जो सारे चेंजेस हो रहे थे, ठीक है, ये जो चेंजेस मैंने आपको बताया कि ये हो रहा था, ठीक है, इन सब चेंजेस को पढ़ने के लिए हमें मतलब क्या नीड पड़ी, नीड टू स्टडी दीज रैपिड चेंजेस लेड टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। इसकी वजह से क्या हुआ, सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ। अल्टीमेटली घूम फिर के कहानी कहाँ आ गई, बर्थ पे आ गई। किस पे आ गई, बर्थ पे आ गई। बर्थ किसका, सोशियोलॉजी का, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, अब ये 1750 में हुआ था, ये जो हुआ है 1789 में हुआ था, ठीक है। फ्रेंच है तो फ्रांस में हुआ था। अब इसमें क्या है, इसमें था टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें थी, बट इसमें जो है सोशल एंड पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात की है जो कि फ्रांस में हुआ था। अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था, मोनार्की ख़त्म कर दी थी, ठीक है। डिस्ट्रॉय द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम, जो पुराना बेकार सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी वजह से आई थिंक डेमोक्रेसी आई थी, एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। या मैंने ये बोला ना कि इसकी वजह से क्या हुआ था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है। पीपल, अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, जो लोग थे फ्रांस के, इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द किंग बिकॉज ऑफ इनजस्टिस। रिवोल्ट किया था क्योंकि जो इनके किंग थे वो इनके साथ इनजस्टिस कर रहे थे। अब वो जो लोग थे उन्होंने डिमांड की कि इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में और हमारा हक हमें मिलना चाहिए, ठीक है। विच लेड टू द फॉल ऑफ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोनार्की जो है वो खत्म हो गई, एंड लेड टू द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी बढ़ी, ठीक है। अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। सबसे पहले जो था कि जो फ्रेंच सोसाइटी है उसके 3 स्टेट हैं। क्या है, 3 स्टेट हैं। एक आ गया चर्च, एक आ जाती है नोबिलिटी आ जाती है, एंड एक आ जाती है कॉमन पीपल, ठीक है। चर्च को हम क्लर्गी भी कहते हैं। इसमें क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जो कॉमन पीपल थे, जो बेचारे लोग थे, वो क्या, वही सारा टैक्स भरते थे, एंड हैज़ नो राइट। उनका मतलब टैक्स वो भरते थे लेकिन उनको जिंदगी का कोई राइट नहीं था, ठीक है। उन पे ज़्यादा कहते हैं ना, वो होता था, क्या होता था, क्या, हाँ, उन पे थोड़ा से मतलब टॉर्चर, हाँ, उन पे टॉर्चर होता था, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो फ्रांस है उसमें जो है वो बहुत ही उसमें जा रहा था, लाइक कर्जे में, एक तरह के ऐसे हम कह सकते हैं, कर्जे में जा रहा था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वॉर ही खत्म नहीं होती थी, ठीक है। और जो आम जनता है उन पे बहुत टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, तो फूड की बहुत शॉर्टेज थी, हाई प्राइस हो गए थे, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही वर्स हो गई थी। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद वीक लीडरशिप,
मतलब जो उधर के लीडर्स थे वो बहुत ही वीक थे, है ना। यहाँ पे एक किंग का नाम आया है तो मैं नहीं लूँगी बिकॉज स्पेलिंग बहुत मुश्किल ये करना भी नहीं है, ठीक है। तो वीक लीडरशिप क्वालिटी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद हाँ, इन्फ्लुएंस एनलाइटमेंट आइडिया जो मैंने पहले डिस्कस किया था उसको आप थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करेंगे कि ये एनलाइटमेंट आइडिया थे। एनलाइटमेंट आइडियाज क्या थे? रीजन, थिंकिंग, ह्यूमन राइट, इक्वलिटी, इन सब चीज़ों की वजह से जो था मतलब लोगों पे इन्फ्लुएंस हुआ था एनलाइटमेंट का, जिसकी वजह से वॉलंटियर निकले थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, ठीक है। अब मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ मेजर इवेंट भी आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, बट इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू पीपल। अब देखो, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो ये चेंजेस है, लाइक जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी आ गई। अब हम लैंड में ये लिखेंगे कि इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे थे। अब इन चेंजेस को पढ़ने के लिए एक सिस्टम की नीड है, दैट इज, तो वो सिस्टम क्या आया? वो आ गई सोशियोलॉजी। तो इसकी वजह से सोशियोलॉजी का क्या आया, क्या हुआ? बर्थ हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ पे हमने घुमा फिरा के लेना है, बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स थे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। एंड जो हम सोसाइटी वाला पोर्शन है उसकी एक 10 मिनट्स की वीडियो में हम कवर करेंगे विद अ वेरी फ्लो चार्ट। एंड थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। एंड जो आपको नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एक डिटेल नोट्स, बहुत ही क्रिस्प एंड इजी टू स्टडी, जो आप एक बार ही पढ़ें और आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे फॉलो कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ की कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम कन्वी हंस। सो थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।